नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ को इलेक्ट्रिक बस मिली है। थानों में सोलर पावर लगाए गए हैं ताकि थाने सोलर पावर से जगमगा उठें और तीज के त्यौहार जगह जगह पर मनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, चंडीगढ़ को मिली है पहली इलेक्ट्रिक बस। शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी ऐसी ही बसें, लेकिन फिलहाल एक बस को फ्लैग ऑफ किया गया है और यह फ्लैग ऑफ किया है प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कई ऐसी बसें सीटीयू के जखीरे में जुड़ जाएंगी। चंडीगढ़ में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी दिशा में अब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से कदम उठाया गया है, जिसमें पहली इलेक्ट्रिक बस चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक बस को गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने फ्लैग ऑफ किया है। इसमें सबसे पहले खुद राजभवन से सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन तक इस इलेक्ट्रिक बस में बैठकर वह पहुंचे हैं। गवर्नर और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बस चंडीगढ़ के लिए वरदान साबित होगी। चंडीगढ़ में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अब यह इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर दौड़ेगी और प्रदूषण का स्तर जिससे कम होगा। बहुत दिन से जो इंतजार था इलेक्ट्रिक बस का, वो हमने आज शुरुआत की और हमने सोचा कि राजभवन से हम सेक्टर 17 का जो पुलिस स्टेशन है यहीं पर आए और आप लोगों ने देखा होगा कि उसी में हम लोग सब जने बैठ के यहाँ पे आए। चंडीगढ़ के लिए ये एक वरदान सिद्ध होगी। चंडीगढ़ हर वक्त पोल्यूशन, एमिशंस, ऐसी जो भी चीजें होती है उस पर बहुत ध्यान रखता है। इसीलिए हमारे इतने सारे पेड़ लगाए गए। ला कॉर्बुसियर ने भी सोचा था कि सबसे जो अच्छा एक सिटी रहना चाहिए वो यहाँ रहना चाहिए। उसके लिए एमिशन कम होने चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए और ये इलेक्ट्रिक बस ये इसमें बहुत हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी। वहीं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग के डायरेक्टर उमा शंकर गुप्ता ने बताया कि बस काफी खास होगी। इस बस को एक बार चार्ज करने पर यह 180 किलोमीटर तक चल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर माह में 20 और बसें सीटीयू के खेमे में जुड़ जाएंगी। कंपनी को उनकी ओर से 60 रुपये किलोमीटर दिया गया है, जिसमें टोटल मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी का होगा। अभी यह बस 10 दिन के ट्रायल पर है, जिसके बाद इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। एक बहुत ही खुशी का दिन है कि चंडीगढ़ में भी शुरुआत होगी है इलेक्ट्रिक बस की। तो हमारे पास 40 बसेस आनी हैं। ये पहली बस है जिसको हम थोड़ा अभी 10 एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन पे चलाएंगे टू सी कि इसके पैरामीटर्स जो हमें चाहिए थे वो सारे मीट आउट हो रहे हैं। उसके बाद हम अराउंड 10-15 डेज़ के बाद पब्लिक को इसको शुरू कर देंगे पब्लिक के लिए, और बाकी 30 सितंबर तक 19 बसेस और आ जाएंगी। तो लास्ट 20 बसेस का लोड 30 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो 1 नवंबर से जैसे जैसे बसेस उसके बाद आती जाएंगी हम पब्लिक को उनको डोमेन में डालते रहेंगे पब्लिक के लिए। और 1 नवंबर से पूरी 40 बस चल जाएंगी और 60 बसेस का हमने और ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं जो कि अगले साल आ जाएंगे। इसमें सारा ग्रोस कॉन्ट्रैक्ट मोड कहते हैं इसको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है फेम 2। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रमोट कर रही है। उन्होंने पूरे इंडिया में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस देनी है सारी स्टेट्स को। चंडीगढ़ को उन्होंने 80 बसेस का अभी अलॉट किया था, जिसमें ये 40 हमने कर ली है। इसको हम कंपनी को आने वाले 10 साल में 60 रुपये पर किलोमीटर उनको पे करना है, जिसमें कॉस्ट सारी बस की उनकी है, मेंटेनेंस उनकी है, टोटली बैटरी ख़राब होती है नहीं होती है, हर 100% उनकी सारी मेंटेनेंस है। ड्राइवर भी उनका है। हमारा कंडक्टर होगा, जो रेवेन्यू आएगा यहाँ से जो भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे वो सोसाइटी रखेगी। और बट इनको जितने किलोमीटर ये बस चलेगी ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड होगा, जीपीएस। जितने किलोमीटर रोज़ बस चलेगी उसका उनको 60 रुपीज़ के हिसाब से हमने हर महीने के बाद उनको पेमेंट करनी है। एक बार चार्जिंग में वैसे 180 किलोमीटर ये कहते हैं चलेगी, बट वही हमने देखना है कि सारा दिन चला के देखेंगे भी एक्चुअल में जो ये कह रहे हैं चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में हम डालेंगे। हमारे जो सारे दिन का रूट्स हैं हमारे वो भी 180 और 200 किलोमीटर के बीच में ही। चंडीगढ़ के 12 थानों को सोलर पावर प्लांट से जोड़ा गया है। अब यह 12 थाने सोलर पावर से जगमगा उठेंगे।
इसकी शुरुआत की है प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने सेक्टर 17 के थाने से। देश में सोलर पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार इस ओर लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब सरकारी महकमों में भी सोलर पावर से बिजली की सप्लाई पर जोर दिया जाने लगा है। जहां इसी कड़ी में चंडीगढ़ के 12 थानों में सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। अब इसके जरिए शहर के 12 थाने जगमगाएंगे, यानी सोलर पावर प्लांट से। इसके चलते थानों में सोलर पावर प्लांट के इंस्टॉल होने के बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनोर बुधवार को थाना सेक्टर 17 में इसका उद्घाटन किया और इसके बाद सोलर पावर प्लांट से के थानों में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई। 12 थानों में लगे सोलर पावर प्लांट्स 325 किलोवाट के हैं और थाना 17 में 80 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। अलग अलग थानों में अलग अलग किलोवाट के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं। सभी सोलर पावर प्लांट्स की कुल लागत 1,62,00,000 रुपए की आई है, जो कि 10 साल के संचालन और रखरखाव यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के साथ चलेगा। लागत में यूटी का 80% और बाकी 20% मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का रहेगा। बता दें कि सोलर पावर प्लांट के इंस्टॉल होने से थानों में बिजली की भारी खपत से जो लंबे चौड़े बिजली विभाग के बिल आते हैं उससे छुटकारा मिल सकेगा। 17 सेक्टर के अंदर हमने दूसरी चीज जो की है, जो पोल्यूशन और एमिशन को सबको बहुत बचाती है, सोलर से यहाँ पे बिजली जो सोलर प्लांट हमने ऊपर लगाया है और सब स्टेशंस पे ये लगाया है, तो इससे जो ग्रीन हमारा पुलिस स्टेशन बन जाता है। तो आज शुरुआत तो यहाँ से हुई है, दूसरे भी जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो ग्रीन हो जाएंगे और करीब करीब पूरे चंडीगढ़ के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसके अंदर जो बचत होगी करीब 20 लाख रुपए की होगी और उसके कारण जो भी बिजली यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है उसमें बहुत बड़ा मुनाफा होने जा रहा है। तीसरी एक चीज और जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है कि हम सब कुछ डिजिटलाइज करने चाह रहे हैं और डिजिटलाइज से एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, आपकी रिपोर्ट लेना, ये सब डिजिटलाइज हो जाएगा और जितना भी इंटरफेस होता है कि कहां पे हमने कुछ कहा था, एफआईआर के अंदर कुछ दूसरा लिख दिया गया, वो बात खत्म हो जाएगी क्योंकि वो सब रिकॉर्ड होगी और आगे जाकर जो कोर्ट्स के अंदर भी ये जाता है तो जब भी कोर्ट के सामने ये आता है तो वहां पे भी उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी कि कैसे ये केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, सही है या नहीं, कितनी सजा मिलनी चाहिए, नहीं, ये सब बात आ जाती है। कोई डिनाई भी नहीं कर सकता मैंने तो ये बात कही नहीं थी, इसको कैसे रिकॉर्ड कर ली, ये सब बातें आ जाएगी। तो ये 3 बहुत बड़ी देन आज चंडीगढ़ को पुलिस की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईटी थाने के साथ लगते सुभाष नगर में एक ज्वेलर शॉप में चोरों ने सेंधमारी की और लाखों रुपए के जेवर चुराकर रफूचक्कर हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आईटी पार्क थाना के अंतर्गत लगने वाले सुभाष नगर में लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर ताले तोड़कर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। इस थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद चोरी हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी ज्वेलर नामक दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें सुबह दुकान के शटर टूटने की आवाज आई तो आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। 2 युवक बाइक पर फरार हो रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर देखा तो ताले टूटे हुए हैं और दुकान में रखे लाखों के जेवरात गायब हैं। एज ए ऑनर मेरे फादर ते मैं भी दोनों इकट्ठे पर रन करते हैं दुकान। आज सवेरे ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੀਚਲੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲਣੇ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਸੀ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ थे। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ 3:52 ਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ तक का वाक़या है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है, जिसमें उनकी तस्वीरें भी साफ देखी जा सकती हैं। पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई है। थाना आईटी पार्क के जांच अधिकारी एसआई दिलावर सिंह ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि दुकान में चोरी हुई है। मौके पर पहुंचकर पूरी छानबीन की गई है और जांच की जा रही है। बहरहाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर और आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। यह देखना होगा कि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से कितनी जल्द इन आरोपियों तक पहुंच पाएगी। उस दुकान के ताले तोड़े गए हैं। ताले तोड़कर चांदी के आइटम्स हैं जो मालिक ने बताया है। अभी मैं सही तरीके से उसका आंकलन नहीं कर सका हूँ भी मेरे दुकान से क्या क्या चोरी हुआ है। मेरे को शाम तक का वक्त दिया जाए ताकि मैं अपनी दुकान को अच्छी तरह वॉच कर लूँ और वॉच करके मैं दोबारा अपनी शिकायत दूँगा। ये हमारे क्या है करीब 3:15 बजे। तो जैसे ही कॉल आई है तुरंत हम वहाँ पहुँचे हैं। जाके देखा तो दुकान के शटर के ताले तोड़ रखे थे। एक ताला टूटा हुआ है जो हमारी जजमेंट है। सीसीटीवी अभी सामने आई है। ये हमारा एक इंक्वायरी का हिस्सा है। उस अभी कुछ नहीं बता सकते आपको। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा सरकार मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ हरियाणा के विकास के लिए जो मुद्दे होंगे उन्हें पारित भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि पहले की तरह इस बार भी सरकार की पूरी तैयारी रहेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से हर साल सरकार तैयार रहती है मानसून सत्र के लिए, उसी तरह इस बार भी तैयार है। हर प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। विपक्षी की तरफ से जो भी सवाल पूछे जाएंगे सरकार उनका जवाब देगा। देखिए उसकी तैयारियां पूरी तरीके से जैसे पहले भी हर सेशन की तैयारी होती है उसी प्रकार से पूरी तैयारियां हैं। और जो भी सवाल विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से सरकार से पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनका जवाब देगी। और वो सवाल आने शुरू हो गए हैं। बाकी के पास उनको भेज दिया गया है। अपना अध्यक्ष जी ने सभी को वो रोजाना भेज देते हैं उसको और तब तक उनके सबके जवाब आ जाएंगे। निश्चित तौर से उस सभी जवाब दिए जाएंगे। बाकी जो तैयारियां हैं वो तो माननीय अध्यक्ष जी देखते हैं सारी और मैं समझता हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पहले से होती हैं उसी प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के नियमों का सेशन में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पर विचार चल रहा है और जल्द ही शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य भर में स्कूल खोले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को खोला गया है वह अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है और भविष्य में भी इसी क्रम को जारी रखने का प्रयास रहेगा। कोरोना के जो नए केस हैं वो लगभग 0% है। कोई केस आ नहीं रहा है। लेकिन नियमों का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से पहले से उनको फॉलो किया जाता है वैसी प्रकार से फॉलो किया जाएगा। उसमें कोई छूट किसी को नहीं होगी क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी इसी प्रकार से आह्वान है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की। तो निश्चित तौर से उन सभी नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए स्कूल बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। केवल 2 स्कूलों में इस प्रकार की शिकायत आई जहाँ 6 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हमने स्कूल को उसको बंद कर दिया। जल्दी स्कूल खोल देंगे और इस प्रकार की कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं। 14,000 स्कूल हमारे पास हैं, 14,000 से भी ज़्यादा स्कूल हैं। तो केवल 2 स्कूलों में इस प्रकार की शिकायत आई है। हमारा पूरा ध्यान है इसकी तरफ। हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी टीचर साहबान जो है पूरा इसका ध्यान रख रहे हैं और बहुत ठीक से स्कूल चल रहे हैं। सुखना लेक के बिल्कुल पीछे बन रहे बर्ड एवरी के लिए विवादें घिरती जा रही हैं। कई वातावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इसका निर्माण सही नहीं है, जिसके लिए शिकायत भी दी गई है, लेकिन इसके काम को रोका नहीं गया है। चंडीगढ़ में सुखना लेक के बिल्कुल पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बर्ड एवरी बनाई जा रही है। यह बर्ड एवरी विवादों में है, जिसे 3 करोड़ 50 लाख की लागत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें 1500 के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स रखे जाएंगे। अब इस बर्ड एवरी को बनाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
चंडीगढ़ के कुछ वातावरण विशेषज्ञ इसको लेकर अपनी शिकायतें लगातार कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले अपनी शिकायत प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और पीपल्स फॉर एनिमल के चेयरमैन मेनका गांधी को भी की है, जिसको लेकर मेनका गांधी ने भी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखा है और बर्ड एवियरी का काम रोकने की बात कही है। पर्यावरण विद राहुल महाजन से जब बात की गई तो उनका कहना था कि बर्ड एवियरी जंगल एरिया में बन रही है, जबकि जंगल एरिया में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पर बैन है। इसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश हैं। बावजूद इसके चंडीगढ़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बर्ड एवियरी को बना रहा है। यह पूरी तरह से अवैध है और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड को रखा जाना है, जबकि माइग्रेटरी बर्ड को किसी पिंजरे में रखा नहीं जा सकता। इसको लेकर लगातार शिकायत भी की जा रही है, जबकि प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीपल्स फॉर एनिमल की चेयरपर्सन को भी शिकायत दी गई है। इस बर्ड एवियरी को बनाने से टोटल सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही होगा। हालांकि मेनका गांधी ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखे जाने के बाद भी इस बर्ड एवियरी का काम नहीं रुका है। यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, जो कि सरासर अवैध है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से काम रुकेगा नहीं इतनी जल्दी, टाइम लगेगा। पर हमें इस बर्ड एवियरी की ज़रूरत क्या पड़ी शहर में, जब हमारे पास एक पहले ही बर्ड सेंचुरी सेक्टर 21 में है। तो ऐसा क्यों है कि हमें जंगल के अंदर पेड़ पौधे काट के और फिर वहाँ पे एक बर्ड एवियरी, हम इतना लोहे का जंगल 300 टन लोहा ये बोल रहे हैं कि यहाँ लगाया है। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया हमें कि एक जंगल में जो एक पेड़ पौधों की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसी लोहे का जंगल हमने बना के और इम्पोर्टेड बर्ड्स रख रहे हैं। हम डोमेस्टिक बर्ड्स को कोई नहीं संभाल पा रहे और इम्पोर्टेड बर्ड्स को हम यहाँ रख के लोगों को, सिर्फ हम स्वदेशी का नारा देने वाले लोग, सिर्फ इम्पोर्टेड बर्ड्स के लिए हमारे बच्चों को मैना का नहीं पता लगेगा, कौवा का नहीं पता लगेगा, तोते का नहीं पता लगेगा। यहाँ हम लव बर्ड्स को पैदा कर रहे हैं और लव बर्ड्स को रखेंगे। पंचकुला के कैफे और क्लब संचालकों ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि उनको पुलिस द्वारा काफ़ी परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे नेता भी हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। पंचकुला के कैफे और क्लब संचालकों द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों और नेताओं पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है और साथ ही उनके खुद के हुक्का सेवन करते हुए की फोटो भी सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कैफे और क्लब यूनियन द्वारा इन लोगों के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी दी जाएगी और जल्दी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात भी की जाएगी। पंचकुला क्लब व काफी संचालक अमित ने बताया कि वह सरकार की गाइडलाइन और कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने क्लब और कैफे चला रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों के चलते रोजाना उनके क्लबों और कैफों में पुलिस आती है और वीडियोग्राफी करके जाती है। इसके चलते उनके क्लब में आने वाले ग्राहक असहज महसूस कर रहे हैं और उनके चलते उनका भारी नुकसान भी हो रहा है। हमारा दो ही मुद्दे हैं मेन, जो हमारा दिव्यांशु बंसल जी है, एक कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के बनते हैं, मेन हम ये मुद्दा कहना चाहते हैं, हुक्का वाला उन्होंने टारगेट किया है कि हर एक हुक्का बार में नशा बिकता है। हमारे यहाँ पर किसी भी क्लब में, किसी भी उसमें कोई नशा नहीं सर्व होता है। उस चीज़ के लिए चाहे हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। और जितने भी अफसर्स आते हैं, अभी नियर अबाउट की हर डेली 2 या 3 बंदे पुलिस वाले रोज़ चेकिंग के लिए आते हैं हर एक क्लब में। जो कस्टमर्स बैठे होते हैं वो मैरिज फील करते हैं, जो भी है। बाकी जो हमारा हुक्के का मुद्दा चल रहा है, उसके लिए हम पहले ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट की कॉपी है, जिसमें हम हर्बल हुक्का चला सकते हैं। हर्बल हुक्का ही सब सर्व करते हैं, हर्बल हुक्के के अलावा हम कोई सर्व नहीं करते। तो कोविड की भी कुछ गाइडलाइंस जो है गाइडलाइंस हम रखते हुए, जैसे हुक्का आता है, डिस्पोजल पाइप्स होती है, वो डिफरेंस होती है। और जैसे हमारी 100 की सीटिंग कैपेसिटी है तो हम 50 को पहले ऑर्डर करते हैं, 50 करते हैं। अगर एक टेबल पे चेयर्स फ्री है तो एक पे बैठेगा, सेकंड वाले उस पर टोटली फ्री रहती है। तो अभी क्या परेशानी क्या आ रही है हुक्का बार के जो लोग? दीपांशु बंसल जी ने जो अनिल विजय को विज्ञापन दिया है, उसके कारण टोटली जितने पुलिस वाले हैं वो डेली आते हैं, वीडियो बनाते हैं। हुक्का बार तो उन्होंने टोटली बंद ही करवा दिया है, जबकि हमारे कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद वो सब कुछ बंद कराया, जिस कारण हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये अक्षयदीप चौधरी जी हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दी है, डीसी को भी दी है, जितने एसपी वगैरह है सबको कंप्लेंट दी है, ठीक है। ये कहते हैं हुक्का बार बंद होना चाहिए। हुक्का बार बंद करने में हम ये कहते हैं कि जो भी ये है, ये खुद हुक्का पीते हैं और ये हुक्का बार बंद कराने के इसमें ये इनकी फोटो साथ में, ये हुक्का बार में भी ये आते थे टोटल हमारे उसमें भी, ठीक है, कि कहीं भी है। ये साथ में जो है आपके ये एमसी है पंकज जी, इनका मैं आपको बताता हूँ, ये भी कांग्रेस में है,
इन्होंने एक दीपांशु बंसल जी ने अपने लेटर हेड पे अनिल विजू को एक ज्ञापन सौंपा था। ये ज्ञापन सौंपा गया था अनिल विजू को, जिसके कारण ये कार्रवाई। इसमें सभी कैफे के नाम लिखे हुए हैं A to Z। इसकी मेरे पास ओरिजिनल फोटो पड़ी हुई है, जिसमें 9th नंबर पे एक MC है पंकज जी, उनका कैफे का नाम कटिंग किया हुआ उन्होंने पेन से। पंकज दफ्तर कैफे सेक्टर 3, ठीक है। इनका ये कटिंग करके उन्होंने ये ज्ञापन अनिल जी को सौंपा। जबकि न्यूज़, मैं आभारी हूँ न्यूज़ वालों का, जिन्होंने ये न्यूज़ में देखो 9th नंबर पे ये सेम कैटेगरी है, 9th नंबर पे दफ्तर कैफे का नाम दिया हुआ है। जो उन्होंने ज्ञापन अनिल जी को दिया है उसमें उन्होंने कटिंग कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेसी MC है। ऑटो चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 में खड़े होने वाले ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके चालान काट दिए जाते हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर जब वे आला अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह मिलते ही नहीं, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। चंडीगढ़ में इन दिनों ऑटो वालों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, परंतु ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी बात सुनता है। 12 बजे से 1 बजे तक का पब्लिक टाइम बनाया गया है, जिसमें पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर बड़े अधिकारियों से मिल सकती है। लेकिन जब भी समस्या लेकर पब्लिक इनके द्वार पर पहुंचती है तो उस समय बड़े अधिकारियों के रीडर या फिर उनके PA कह देते हैं कि साहब नहीं है या साहब किसी मीटिंग में है। निचले क्रम के अधिकारियों को कैसे भी करके मिल लें तो एक ही जवाब मिलता है कि साहब आएंगे तो आपकी शिकायत दे दी जाएगी। अब हैरानी की बात तो यह है कि 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम जब पब्लिक के लिए रखा गया है तो अधिकारी उसी टाइम में मीटिंग क्यों रखते हैं या उसी टाइम में बाहर क्यों जाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट के अंदर पहले ऑटो खड़े होते थे, परंतु ऑटो स्टैंड की जगह अब कई प्रकार की पार्किंग या फिर पुलिस बीट बॉक्स बना दिए गए हैं। सेक्टर 22 चंडीगढ़ शास्त्री मार्केट में पिछले कई दिनों से ऑटो वालों को भगाया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके चालान कर दिए जाते हैं। ऑटो वालों के जबरदस्ती चालान करवाए जा रहे हैं। इसकी एवज में वहां के ऑटो चालकों ने ऑटो यूनियन के प्रधान अनिल कुमार से मिलकर समस्या का निवारण करने को कहा। अनिल कुमार ने सेक्टर 22 चंडीगढ़ की मार्केट में ऑटो वालों से रूबरू होकर समस्या के बारे में जानकारी हासिल की। फिर पता चला कि सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट में कोई पंजाबी ढाबे वाला व्यक्ति है जो ऑटो खड़ा होने से मना करता है। वह कहता है कि उसके रिश्तेदार ट्रैफिक पुलिस में हैं तो उनके चालान करवा दिए जाएंगे। उन्हें DC की परमिशन है और उल्टी सीधी धमकी भी देता है। इसके एवज में ऑटो यूनियन प्रधान अनिल कुमार अपने कुछ साथियों के साथ सेक्टर 9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर अधिकारियों से मिलने पहुंचे, परंतु अधिकारियों ने उनको पहले वाला रटा रटाया जवाब दे दिया कि साहब अभी है नहीं, वह तो मीटिंग में गए हैं। आप सेक्टर 29 चलान सेंटर जाकर DSP पलक गोयल से मिले। अनिल कुमार अपने ऑटो साथियों के साथ सेक्टर 29 पहुंचे, वहां पर भी यही जवाब मिला कि मैडम तो अभी है नहीं, आप बाद में आइएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अनिल कुमार अपने साथियों के साथ यहां पर 12 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक बैठे रहे। सेक्टर 29 की ब्रांच में जहां चालान कटते हैं वहां पर अधिकारी साहिबा नहीं आई और ना ही कोई अधिकारी मिलने आया। अब इनका कहना तो यह भी है कि यदि कोई पॉलिटिशियंस या कोई नेता पहुंचता तो उनके आवभक्त की जाती, उनको कुर्सी तक दे दी जाती। तो क्या वह शहर के नागरिक नहीं है? अधिकारियों को उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी समस्याओं को लेकर ऑटो चालकों का कहना है कि वह हर अधिकारी से मिलने जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है, उनके ओर कोई ध्यान नहीं देता है। दिनों दिन उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कमाना दूर हो चुका है। ऑटो में लोगों के बैठने की संख्या भी सीमित है। अब वह अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? हालांकि ताज्जुब की बात तो यह है कि CNG चेक करवाने के बाद रसीद या सर्टिफिकेट देता है, वह ग्वालियर का देता है। इस पर कोई भी सवालिया निशान नहीं होता। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी यूनियन के लोगों को, जो ऑटो चालक उनको समस्या आती है, अक्सर उनकी आवाज़ बनकर मैं आगे आता रहता हूं। जैसा कि एडवाइज़र साहब ने अभी हाल ही में टाइम निर्धारित किया है कि 12 से 1 का जो टाइम है वो सीनियर अफसर पब्लिक के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेक्टर 22 के अंदर ऑटो को खड़ा होना मना कर दिया गया है। जैसा कि वहाँ पे पता करने में पता चला कि जी वहाँ पर एक पंजाबी ढाबा है, उसका जो ऑनर है वो पर्सनल ही सेक्टर 29 में फ़ोन करके पर्सनल ही गाड़ी मंगाकर ऑटो वालों का चालान करवाता है, ऑटो वालों का चालान करवाता है। वहाँ पर बातचीत करने में पता चला कि वो कहता है कि मेरे पास DC का ऑर्डर है और मेरे यहाँ पर रिलेटेड लगे हुए हैं, उनको मैं फ़ोन करके बुलाऊंगा, यहाँ पे ऑटो नहीं खड़ा होने दूंगा। जबकि वहाँ पे कई ऑटो रिक्शा स्टैंड जो है वो रजिस्टर्ड है। हमने कहा सर जी, हम आपकी जो मार्केट है बाहर से अपना ग्राहक लाकर आपको दे रहे हैं और मार्केट आपकी चल रही है ऑटो वालों की वजह से, हम ही आपकी
मार्केट में ग्राहक ला कर देते हैं। हमें ऑटो खड़ा करने दिया जाए। अगर आपको लगता है कि अभी ऑटो वाले ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं तो आप हमें 2 या 3 ऑटो खड़े होने दें, बाकी हम लोग साइड में ऑटो खड़ा कर लेंगे। ट्रैफिक के देखते हुए, ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो और हमें, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कभी तो मारा जाता है, कभी पीटा जाता है। एक श्रीमान ये हैं जिन्होंने कि 3 दिन से सर मैं क्या बताऊँ, खाना तक नहीं खाया। एक तो कोरोना ने हमें मार दिया, ऊपर से हमारा ऑटो नहीं लगने दे रहे हैं, वहाँ पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, और अक्सर वहाँ पर आए दिन पर्सनल बंदे को बुला करके चालान करवाते हैं। हमने कहा भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो आप 100 नंबर डायल करो, पुलिस दोनों तरफ से देख लेगी, आप पर्सनली ऐसा कॉल क्यों करते हैं। मजबूर होकर हम 5 दिन से हम ऑटो नहीं चला रहे हैं। मजबूर होकर फिर हम हेडक्वार्टर गए। हेडक्वार्टर से सर हमें ये पास बनवाया गया 4 बंदों का। कोविड को मद्देनजर रखते हुए हम 4 बंदे गए, और वहाँ पर जो एसएसपी मैडम हैं चंडीगढ़ की, जो हेड हैं ट्रैफिक की, उनसे मिलने नहीं दिया गया और हमें भेज दिया गया सेक्टर 29 डीएसपी पलक गोयल जी के पास भी, आप वहाँ जाइए। फिर हम वहाँ से सभी ऑटो वाले यहाँ पर आए हैं। किसी के ऑटो में गैस है, किसी के में नहीं है। गैस डलवाने तक के भी पैसे नहीं हैं श्रीमान जी। वहाँ से फिर हम एक दूसरे के ऑटो में बैठ कर आए हैं, और यहाँ पर भी अब कोई भी सीनियर अधिकारी ना है, ना हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। उनके रीडर होते हैं या छोटे मोटे मुंशी होते हैं जो हमें कहते हैं कि मैडम या तो बिजी है या फिर रूट पे गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि 12 से 1 का टाइम जो मिलने का है, तो फिर 12 से 1 टाइम मिलने का, अगर आपका रूट पे जाने का तो फिर उसको कैंसिल कर दो। फिर हम अपनी समस्या किसको बताएं? हमें कोई ऐसा जरिया भी नहीं दिख रहा है। अभी समस्या ये आ रही है भी हम ऑटो कैसे चलाएं, ना तो वहाँ पे ऑटो खड़ा होना दे रहे हैं और ना यहाँ पे हमारा कोई सीनियर अधिकारी मिल पा रहा है। ऊपर से रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, किस्त भी भरनी है, घर भी चलाना है, गैस भी भरनी है, क्या करें। तो हमारी सीनियर अधिकारी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी जो मुद्दा है, जो हमारी समस्या है, इसको हल करें। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को राखी के अवसर पर तोहफा दिया है। राखी वाले दिन महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक 15 साल के कम उम्र के बच्चों को भी मुफ्त में सफर करवा सकेंगी। रक्षाबंधन पर खट्टर सरकार ने हरियाणा की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। प्रदेश में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त बस सेवा की सौगात दी जा रही है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर महिलाओं को हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा का उपहार दिया गया है। रक्षाबंधन पर एक दिन के लिए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मूलचंद ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का मुफ्त यात्रा में पालन करना होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने करी है कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ 50% में सवारी बैठेंगे, और एक दिन के लिए जो रक्षाबंधन का दिन है उस दिन 15 साल का एक बच्चे के साथ और एक बहन जो राखी बांधने जाएगी, एक दिन के लिए छूट दी है कि रक्षाबंधन पे बहन हरियाणा रोडवेज फ्री सेवा करेगा। तो हरियाणा, पूरे हरियाणा में या हरियाणा रोडवेज की बसें जहाँ तक जाती हैं सब में? नहीं, हरियाणा में, हरियाणा रोडवेज में जहाँ तक हरियाणा में बस जाती है वहाँ तक हरियाणा के अंदर रोडवेज फ्री सेवा रहेगी। और एक ही दिन के लिए है? एक ही दिन सुबह से शाम तक। 24 घंटे के या पूरा दिन? दिन ही मानते हैं, उसमें कितने हो गए दिन ही है 50%। और एक बेटा बेटी 15 साल का साथ हो। रोटरैक्ट क्लब द्वारा 500 से ज्यादा राखियां सीमा पर खड़े जवानों के लिए भेजी गई हैं। रोटरैक्ट क्लब के सदस्यों का कहना है कि वे प्रतिवर्ष जवानों के लिए राखियां बनाते हैं अपने हाथों से, और संदेश के साथ सीमा पर खड़े जवानों को यह राखियां भेजी जाती हैं। देश की सरहद पर डटे सैनिक हर वक्त हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या मौसम जैसा भी हो। फौजी कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। फौजी भाई राखी जैसे पवित्र त्यौहार पर भी अपने घर से दूर रहते हैं। चंडीगढ़ की कुछ बहनों ने सरहदों पर डटे इन फौजियों के लिए अपने हाथों से तैयार की गई 500 राखियां उन्हें भेजी हैं। रोटरैक्ट क्लब ऑफ शिवालिक रेंजर्स संस्था की ओर से हर साल फौजियों को राखियां भेजी जाती हैं। हाथों से तैयार की गई इन सुंदर रंग बिरंगी राखियों के साथ हाथ से लिखे संदेश भी भेजे गए हैं। इन बहनों का कहना है कि फौजी हमारी सुरक्षा में हर वक्त तैयार रहते हैं, तो हमारा फर्ज भी है कि उन्हें घर की कमी महसूस ना हो, इसलिए हर साल वह फौजी भाइयों को अपना प्यार भेजती हैं राखी के रूप में। इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो हमारे जो भाई हैं, सोल्जर भाई, वो जो वहाँ पे सरहद पर होते हैं, वो त्योहारों के वक्त घर नहीं जा पाते, सबको छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, और कैसा होता है परिवार के साथ ना त्योहार मनाना। ये हम सब जब खुशियाँ मनाते हैं तो हम ये दुख सोच भी नहीं सकते जो उनको
फील होता होगा। तो हम उस दुख को कम करने के लिए हम उसको, क्योंकि उनके लिए तो उनका पूरा भारत देश ही उनका परिवार है, और ये हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, चाहे कोई परिवार भी हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई वक्त हो, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक उनके लिए छोटा सा गिफ्ट है रक्षाबंधन। हाँ जी, हमने काफ़ी सारे मैसेज हमने अपने पर्सनली भी भेजे हैं, और हमने बहुत सारे लोगों जो हमारे आसपास है, जैसे मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोला था, तो सबने भेजे। जो हमने ये थोड़ा सा ओपन रखा था इसको, ताकि ये बस 15 लोगों में रहकर ना हो जाए, पर हम चाहते हैं कि सब लोग जो भी जाहिर करना चाहते हैं, जो अपनी बात बोलना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं सरहद पर हमारे फौजी भाइयों के लिए, तो हमने सबके मैसेज इसमें लिखवाया। वैसे तो हम 1000 राखियाँ भेज रहे हैं, पर अभी थोड़ी वो है 500। रोड ट्रैक क्लब ऑफ शिवालिक रेंजर्स। ये हर साल भेजते हो आप क्या? हाँ जी, हम हर साल भेजते हैं, हमारा 4था साल है राखियाँ भेजने। बाय पोस्ट भी भेजते हैं, और हमारे एक सर हैं जो कि खुद जा कर के देके आते हैं। तो इस बार हमारा सौभाग्य था कि वो गए थे, और हमने पहला लॉट अपना उन्हीं के हाथों बाय हैंड भिजवाया है। रखड़ी का मतलब ही ये है भाई भाई का त्यौहार, जब भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा देता है, तो हम अपने फौजी भाइयों को इस अवसर पर कैसे भूल सकते हैं, जो कि अपना दिन रात कड़ी परिश्रम करके बिना खाए पिए बिना सोए हमारी रक्षा करते हैं। तो उनको उनकी सराहना करना एक तरह से हमारा ये छोटी सी देन है। मोहाली में तीज का रंग देखने को मिला। यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई और तीज के गीतों के साथ साथ भंगड़ा, गिद्दा और अन्य नृत्य देखने को मिले। यहाँ पर पंजाब महिला आयोग चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सावन का महीना पंजाब के अमीर विरसे का एहसास दिलाता है। पंजाब के इसी त्योहार को समर्पित मोहाली में तीज का पर्व मनाया गया। खूब रौनकें लगी। इस मौके पर पंजाबी संस्कृति के रंग में इस त्योहार को मनाया गया। लेडीज की ओर से गिद्दा, भंगड़ा और लोक बोलियों के साथ साथ लोक गीत पेश कर सभी को झूमने पर मजबूर किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा पेश किए गए गीतों पर नाचकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया, बल्कि पंजाबी सभ्याचार से संबंधित गीत गाकर इस दिन को बेहद खूबसूरत रंग दिया गया। पंजाब के परंपरागत पहनावे के साथ महिलाएं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अमीर पंजाबी का विरसा यहाँ पर देखने को मिला। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने शिरकत की, जबकि पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की पत्नी दलजीत कौर ने विशेष रूप से शिरकत की और महिलाओं के साथ मिलकर गिद्दा भी डाला। वह सावन के इस त्योहार का भरपूर आनंद भी उठाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि मानसून की ऋतु से जुड़ा पंजाब का यह पर्व तीज भले ही आज की व्यवस्था भरी जिंदगी में अलोप हो रहा है, लेकिन लेडीज की ओर से इस तीज उत्सव को मनाकर महिलाओं को एक मंच पर इकट्ठा लाने का प्रयास किया गया है। वहीं मनीषा गुलाटी ने कहा कि बेशक आज समय बदल चुका है, परंतु तीज मौके पर वही प्यार और जोश देखने को मिल जाता है। उन्हें खुशी है कि महिलाओं ने सभी ने इकट्ठा होकर प्रोग्राम करवाया, जिससे स्पष्ट है कि इससे पंजाब तो बदलेगा ही, बल्कि युवा पीढ़ी भी अपने रीति रिवाजों के साथ जुड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को शादी में पहल नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर तीज का त्योहार का उत्सव देखने को मिला। सेक्टर 29 में महिलाएं इकट्ठी हुई, तीज के गाने गाए, ढोलकी की धुन पर महिलाएं थिरकती हुई नजर आई और झूलों ने अपना ही रंग जमा दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में 100 के करीब औरतों ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और निशा कपूर ने बताया कि इस त्योहार का इंतजार महिलाओं को कई दिनों पहले से रहता है और आज के दिन ही सबने मिलकर शिव पार्वती की पूजा की। उसके बाद औरतें ग्राउंड में इकट्ठा होकर झूला झूलती हुई नजर आई। फिर डांस का प्रोग्राम करने के बाद अपने हाथों से त्योहार का आयोजन किया। महिलाओं द्वारा खुद भोजन तैयार किया गया और सभी ने इसका स्वाद लिया। यहाँ की औरतों ने तीज के त्योहार को लेकर काफ़ी तैयारी की थी। सभी ने नई ड्रेस पहनी हुई थी, सबने मिलकर खूब मस्ती की, भंगड़ा किया, गिद्दा पाया, डांस किया, झूला झूला और औरतों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 साल से खुलकर वह तीज का त्यौहार नहीं मना पा रही थी, लेकिन इस बार सभी ने मिलकर तीज का त्यौहार मनाया है और भगवान शिव पार्वती की दुआ से अगले वर्ष यह त्यौहार और भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कोरोना महामारी इस समय तक भारत देश से दूर जा चुकी होगी। सेक्टर 29 जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, यहाँ पर अलग ही माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने तीज के लोकगीत गाए, खूबसूरत फूलों से सजा झूला झूला और ढोलकों की धुन पर नाच गाकर महिलाओं ने इस उत्सव को
हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर शालू ने बताया कि जब से कोरोना की महामारी देश में आई है तब से हर जगह मायूसी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीज के पावन अवसर पर लोगों के जीवन में खुशियां वापस लौट आएं। तो ये थी शहर में घटित खबरें। अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।